एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नोन एज मनी। तो मनी को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मनी चैप्टर में हमारा सबसे पहले दे रखा है, क्योंकि देखिए हाँ, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है मनी, तो ऑब्वियस सी बात है पहले हम स्टार्टिंग उसी की डेफिनेशन से या उसके मीनिंग से करेंगे। सो मनी क्या है, तो मनी की यहाँ पर एक मीनिंग या डेफिनेशन दे रखी है। मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange। देखिए मनी वो कुछ भी है जो नॉर्मली लोगों के द्वारा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या करी जाए, यूज करी जाए, ठीक है। एंड मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे हम किसी भी सामान की कीमत लगा सकें। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे हम आराम से स्टोर करके रख सकें। एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, और जिससे हम आराम से फ्यूचर पेमेंट भी कर सके। सो दैट इज नोन एज मनी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका दे रखा है फंक्शन ऑफ मनी। अब मनी के फंक्शन क्या है, ठीक, तो मनी के फंक्शन क्या है या मनी क्या क्या करती है। तो अगर आपने इसको मीनिंग को पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही थी वही इसके फंक्शन है। जैसे कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर मेरे पास मनी है तो मैं उसके बदले में कुछ भी सामान परचेज कर सकती हूँ, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम इसके बदले में कुछ भी एक्सचेंज में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब आता है, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब अगर आपके पास मनी है, ये जो टर्म हमारे पास मनी आई है यहाँ पर, इसका मतलब है कि हम किसी भी सामान की कीमत इन टर्म्स ऑफ मनी लगा सकते हैं। जैसे कि कोई कार है, कोई टेबल, कोई फर्नीचर, कोई भी आपका ऑफिस इक्विपमेंट या फिर कोई भी आपके होम अप्लायंसेस, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। इनकी जो कीमत है वो हम पैसे में लगा सकते हैं। इसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई मनी है, उसको स्टोर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती और ट्रांसफर भी हम उसे इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आपका दे रखा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब जब हमें किसी को कोई फ्यूचर पेमेंट करना है, जैसे कि कोई एग्रीमेंट है ना, तो अगर मुझे उस तरीके से कुछ करना है तो उसमें जो मनी है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट उसके तरीके से काम करती है। मतलब एज अ मनी, हम मनी के तौर पर सामने वाले से फ्यूचर पेमेंट इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इतना पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो पेमेंट किस में होता है, मनी में ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने उसके बदले में उसके घर पे सामान भिजवा दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, तो देखिए बार्टर सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं, 9th-10th में इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी है इन विच देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है, इस तरीके की इकोनॉमी होती है जहां पर हमारे गुड्स और सर्विसेज का डायरेक्ट लेन देन होता था। मतलब गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज के बदले सर्विसेज, तो इस तरीके से यहाँ पर लेन देन चलता था, बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। बट इसमें कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आपने किसी को सामान दिया और उससे आपने बदले में सामान ले लिया, ठीक है, या आपने किसी को सामान दिया उससे बदले में आपने सर्विसेज ले ली। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं बार्टर इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी का मतलब होता है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका आ जाता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। भाई बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी और वो एलिमिनेट मतलब क्यों हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैं समझाऊंगी आपको, और उसके आगे मैंने वो लिखा है कि ये जो मनी का, ये जो आपका बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है, इसे मनी ने कौन से अपने फंक्शन से हटाया है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब अगर आपके पास एक पैकेट व्हीट है, ठीक है, और आपको बदले में राइस चाहिए, ठीक, तो अगर सामने वाले पर्सन के पास एक पैकेट राइस है तो आप उसे व्हीट तभी दे सकते हो या उससे राइस तभी ले सकते हो जब उसके पास भी सेम जरूरत हो। मतलब आपके पास व्हीट है बट आपको राइस चाहिए, और सामने वाले के पास राइस है बट उसे व्हीट चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर सेल और परचेज एक ही पर्सन से होती है। मतलब दोनों पर्सन, अगर ए बी से सेल कर रहा है तो बी को ए को परचेज करना पड़ेगा। सेम मतलब सेल और परचेज वाला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो एक साथ होता था। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब है दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मिलनी चाहिए और दोनों के पास वो सामान होना चाहिए जो एक दूसरे को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर
चाहिए। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल होता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए मनी को लाया गया, जिसने क्या किया, सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। इसने क्या किया, अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सामान बेचना है तो आपने बेच दिया, उसके पास आपका कोई मतलब एक्सचेंज में वो सामान नहीं है, तो हम अब उससे क्या लेंगे, मनी लेंगे, ठीक है। ऐसे ही परचेज, अगर हम कुछ परचेज करना चाहते हैं, ठीक, और सामने वाले को हमारे पास देने के लिए वो नहीं है जो सामान वो चाहता है, तो हम उसे क्या देते हैं, मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, पहले सेल और परचेज उन दोनों पर्सन के बीच में, मतलब एक अगर सेल कर रहा है तो दूसरा परचेज करेगा एट अ सेम टाइम, दोनों लोगों के बीच में सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन सेम टाइम पर होती थी। बट मनी ने क्या किया, मनी ने एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसने सेल और परचेज दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब एक पर्सन सेल किसी दूसरे पर्सन से कर सकता है और एक पर्सन परचेज किसी दूसरे पर्सन से कर सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए, तब हमारे पास मनी नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए, नॉर्मली अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि आज आपका जो भी ऑफिस इक्विपमेंट है वो कितने का है, या ऑफिस में आपका जो प्लांट या मशीनरी लगी है वो कितने की है, तो आप उसका नॉर्मली जो वैल्यू बताते हैं, किसमें बताते हैं, मनी में, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं कहता कि भाई मेरी जो मशीनरी है वो 10 घोड़ों के बराबर है या 10 एलिफेंट्स के बराबर है, ऐसा कोई नहीं कहता, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इसमें जो बार्टर सिस्टम था उसमें कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की कमी थी, मतलब सामने वाले का जो भी सामान है उसकी हम वैल्यू नहीं लगा पाते थे। अगर सपोज सामने वाले के पास 10 हॉर्स है या 1 हॉर्स है, तो आप बदले में उसे क्या सामान दोगे, मतलब उसकी क्या कीमत होगी, आप उस एक घोड़े के बदले में ऐसा उसे क्या सामान दोगे जो उस घोड़े के बराबर हो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जब मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी आई, दैट हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, उसने हम सबको एक कॉमन यूनिट दी, मनी। आप इससे हर चीज की वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। कार है, लैक्स में वैल्यू लग जाएगी, आपका फर्नीचर है, कोई आपका इक्विपमेंट है, थाउजेंड्स में वैल्यू लग जाएगी। तो यहाँ पर मनी ने क्या किया, हमें एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू दी, जिससे हम हर सामान की कीमत लगा सकते हैं इजीली। एंड अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और सारा अकाउंटिंग करने का जो हमें सिस्टम है वो भी मनी ने दिया, क्योंकि हम सामने सामान को मतलब कहाँ तक लिखेंगे कि हमने इसके बदले इतना सामान बेचा, इतना सामान बेचा, बट क्या वो सामान की वो वैल्यू थी, ठीक है, हमें नहीं पता, बट वो काम किसने इजी किया, मनी ने। उसके बाद हम बात करते हैं डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। अभी हम करते हैं कि भाई अगर आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो हम आपको पर मंथ 20,000, 30,000, 40,000 जो भी आपकी लमसम मनी है वो हम आपको देंगे। बट व्हाट अबाउट द बार्टर सिस्टम, हम अगर उसकी बात करें तो कि अगर आप मेरे यहाँ 1 महीने काम करोगे तो हम 1 महीने के बाद आपको ये सामान देंगे, ठीक है। अब 1 महीने बाद वो सामान देंगे, बट यहाँ पर तो जो बार्टर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, सामान के बदले सामान है, वो अगर आपको भी कोई सामान दे रहा है तो आपको उसके बदले में भी उसको वो सामान देना पड़ेगा। उसके बाद अब हम बात करें डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट में दिक्कत होती थी। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेट कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, तो जब मनी आई तो उसने कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को या फ्यूचर पेमेंट को बहुत ही ईजी कर दिया, ठीक है। इसके बाद है आपका डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मतलब सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अच्छा, अगर हम पहले बार्टर सिस्टम के जमाने की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ मनी तो थी नहीं, सामान था, और सामान को स्टोर करके रखने में भी हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। सपोज हमने गेहूं लिए, उसको हम स्टोर करके रख रहे हैं, राइस लिए या कोई सामान लिया, तो भाई उसको आपको सेव करके रखना पड़ता था, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता था, क्योंकि वो उसको खराब होने का भी डर रहता था, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया उसकी भी प्रॉब्लम रहती थी। और अगर ट्रांसफर की बात करें, अगर आप ट्रांसफर करना है तो आपको पर्टिकुलर उस सारे सामान को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, जो कि फिर से आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मच इजियर। जो मनी है, जो मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी जब आई तो उसने क्या किया, मनी ने स्टोरेज का जो प्रॉब्लम था उसे भी सॉर्ट आउट कर दिया। अगर हम पैसे को कहीं रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, तो भाई हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, बल्कि बैंक उल्टा हमें इंटरेस्ट देती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मच इजियर, अब अगर हमें किसी को पेमेंट करना है तो वो भी हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हमें
हमें अपना पैसा भी कहीं ट्रांसफर करना है तो उसे भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस और डाउट और क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक्स एंड अगर और भी रिलेटेड आपके कोई टॉपिक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसे कमेंट कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।